सिलेबस में है, एक है डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, अगर टाइम मिला तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये 2-3 चीज है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट I सफिक्स D, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो जैसे हमारे पास कैपेसिटर का 2 प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है। इस प्लेट और उस प्लेट के साथ एक पर्टिकुलर बैटरी इस तरह से कनेक्टेड, ऐसे ये दोनों प्लेट आमने सामने है। अब यहाँ पे देखना, ये की है, ये हमारे पास कोई एक बैटरी है, ये है प्लेट 1, ये है प्लेट 2। जैसे ही आप की को क्लोज करते हैं, as soon as key is closed, there is current increasing in circuit। तुम्हारे सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ेगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा। बस उसी क्षण के लिए आप बात कर रहे हैं। कोई बताओ जरा, स्टेडी स्टेट में सर्किट में कितना करंट होगा? जीरो होगा। तो हम लोग यहाँ स्टेडी स्टेट के लिए बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करें बस उसी समय तक के लिए, हम लोग बात करें बस उसी समय तक के लिए जब तक कि करंट इंक्रीज कर रहा है, जब करंट है ना ग्रोइंग है, ग्रोइंग सर्किट में है, बढ़ रहा है। उसके बाद फिर होगा क्या कि करंट है ना अपना घटके में जीरो हो जाएगा, एंड सो जो भी है करंट चलेगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग वर्ड भी हटा दे, थोड़ा और इसको प्रिसाइज करें, बढ़िया करें। करंट एग्जिस्ट इन सर्किट। दिख रहा है सबको? थोड़ा एडजस्ट कर ले यार, क्या बोल रहे? करंट एग्जिस्ट इन सर्किट अप टू चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के चार्ज करने तक इस सर्किट में करंट होगा। हम लोग उसी समय बात कर रहे हैं। तो चल भाई, यहाँ पे करंट है, यहाँ एक करंट है, ये सर्किट में एक करंट है। आपके पास 2 लूप लेते हैं, एक लूप यहां लिए और एक लूप इस सरफेस पे लिए। दिस इज लूप 1, लूप 2। अगर आप लूप 1 लेते हैं, इन लूप L1 एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज फॉलोड। आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फॉलोड है। बिफिड का जो लाइन इंटीग्रल लीजिएगा उस क्लोज लूप के ऊपर, वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग के बराबर होगा, या यूं कहो कि ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के बराबर होगा। आई इज द थ्रेडिंग करंट। लूप 1 जहां पे मेरा वायर है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे एकदम डिस्कशन वैसे ही हो रहा है जैसे कि अभी तक का पढ़ाई हुआ। लेकिन जब आप बात करेंगे लूप 2 पे, इन लूप 2 L2, फिगर देखना, लूप L2 पे वायर ऐसे गया और यहां खत्म हो गया। ठीक है, जब आप यहां पे लूप L2 लेते हैं तो
तो उसमें करंट ऐसे इंटर करेगा लेकिन कोई करंट बाहर नहीं आ रहा है। क्या बोलता है, सही है? इस फिगर के हिसाब से जाओ, देयर इज नो थ्रेडिंग करंट, यहां पे कोई भी थ्रेडिंग करंट नहीं है। सो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज नॉट फॉलोड। अगर उस पर्टिकुलर लूप से देख, जैसे ये लूप है भाई, ये है हाथ मेरा, ये ऐसे आया, यहां पे आके ऐसे वायर खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ दूसरा प्लेट है तो उनके बीच एक गैप, इस पे करंट इंटर कर रहा है लेकिन कोई करंट बाहर नहीं आ रहा है। इस पे करंट इंटर कर रहा है लेकिन कोई करंट बाहर नहीं आ रहा है। तो अगर बाहर नहीं आ रहा तो जब आप इस पे कोई एक एम्पीरियल लूप लीजिएगा तो करंट थ्रेडिंग तो जीरो है ना। करंट इंटर कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, करंट इंटर कर रहा है, यहां पे करंट आई इंटर कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। सो दिस इज द फेलियर ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। यहां पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फेल होने लगा। जब यहां पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फेल हुआ, टू एक्सप्लेन failure of Ampere circuital law, Maxwell introduced concept of displacement current। जब हमारे पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फेल हुआ तो फिर मैक्सवेल इंट्रोड्यूस किए कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। तो उनका कहना क्या था? उनका कहना ये था कि हम लोग बस केवल एक चीज देख रहे हैं कि प्लेट पे जाके करंट खत्म हो जा रहा है, प्लेट पे जाके करंट खत्म हो जा रहा है, बस हम लोग यही देख रहे हैं। लेकिन उस करंट के खत्म होने से जो दूसरा चीज हो रहा है, लोग उसको नहीं देख रहे। मतलब ये सुनाई दे रहा है सबको? थोड़ा एडजस्ट करो। देखो, जब यहाँ पे करंट जाके यहाँ पे ऐसे खत्म हो रहा है तो हो क्या रहा है, इस प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा है, सही है? प्लेट पे जब चार्ज बढ़ रहा है तो जो सामने में एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ई वेरिएबल, सही है? ये चार्ज क्या हो रहा है, तो ये चार्ज इंक्रीज कर रहा है, चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल। अब देखो क्या कहना है कि देखो जी, हमेशा नेचर एंड सिमेट्री को फॉलो करता है। आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय आप एक बात पढ़े थे कि अगर किसी इन्वायरमेंट में मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, याद है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह अगर किसी इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो वहां इंट्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये वो इन्वायरमेंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल है। तो उस इन्वायरमेंट में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा और उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड पाथ पे अगर लाइन इंटीग्रल लेंगे तो वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा और उस करंट को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। पूरा लाइन, जब मेरे वायर के ऊपर करंट खत्म होता है तो उसका इफेक्ट ये है कि वायर प्लेट के ऊपर चार्ज इंक्रीजिंग है। क्या? जब हमारे पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर वायर के थ्रू करंट खत्म होता है तो
तो प्लेट पे चार्ज इंक्रीज करता है। इस वजह से कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करता है। ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड होता है, और उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज पाथ पे जब आप लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा और दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां तक नोट करो, उसके बाद दिखाएंगे। लिखना, above discussion shows that above figure shows that when current ended at plate P1, when current ended at plate P1, when current ended at plate P1, comma, charge on plate P1 increases. Charge on plate P1 increases due to this electric field, between plates of capacitor increases. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। फुल स्टॉप। आगे लिखना, ड्यू टू change in electric field, or electric flux, due to change in electric field or electric flux, comma, there is induced magnetic field, फर्स्ट स्टॉप। आगे लिखो, the line integral of this induced magnetic field, the line integral of this induced magnetic field over closed path will be equals to mu naught times of current, and that current is called
mu naught times of current, and that current is called displacement current, and that current is called displacement current. हो गया सभी का? ठीक है, जस्ट एक मिनट। हाँ, एक मिनट नहीं भैया। तो इस रीजन में फिर से एक छोटा सा फिगर ऐसे ड्रॉ करेगा तुम लोग। ये एक प्लेट हुआ, ये दूसरा प्लेट हुआ, इस प्लेट पे वायर करंट, यहां भी वायर करंट, और बीच का रीजन ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, समझना ध्यान से। ये जो करंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट। कंडक्टिंग वायर के ऊपर का करंट कंडक्शन करंट। और बीच वाला रीजन में जहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, वहां पे आप एक लूप लें और इस लूप के ऊपर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का जब आप लाइन इंटीग्रल लीजिएगा तो यहां से भी एक करंट निकलेगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया? ऐसे समझना, इस फिगर पे आओ, जहां वायर दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज वाला लाइन जहां वायर दिखाई दे रहा है, जहां भी वायर दिखाई दे रहा है, जहां भी वायर दिखाई दे रहा है, इन सब के जगह पे जो आप करंट लिख रहे हैं वो कहलाता है कंडक्शन करंट। चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट, कंडक्शन करंट। लेकिन ये बीच का रीजन, ये बीच का रीजन जहां कोई वायर नहीं है, जहां कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, हवा है, याद रखना यहां भी एक करंट है, एंड दैट करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। समझा क्या? तो जहां जहां वायर है वहां कंडक्शन करंट, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करता है जिसका क्लोज पाथ पे लाइन इंटीग्रल अगर हम लोग लेंगे तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर उसके बाद कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो कहीं भी लूप टूट नहीं रहा, समझा? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो आप डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए लिख सकते हैं बी फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है, कौन सा बी फील्ड? तो इंड्यूस्ड बी फील्ड, that will be equals to mu naught times of current, and that current is called displacement current। यही आपको लिखाया गया। चलिए अभी अभी जो जो फिगर में हम बनाए हैं उसको कंप्लीट कीजिए, फिर अब इसका कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस। देखो जैसा ऐसा है कि अगर हम बी डॉट डी एल लेते हैं और एक्चुअल बी फील्ड लेते हैं तो ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता है और ये करंट कंडक्शन करंट होता है। बट अगर आप इंड्यूस्ड बी फील्ड लेते हैं, उसका लाइन इंटीग्रल लेते हैं, तो ये भी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता है और ये करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ये करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो हम लोग का पूरा ध्यान आज डिस्प्लेसमेंट करंट पे है। ये तो हम लोग है ना पढ़ चुके थे एम्पियर सर्कुलर लॉ में। आगे देखो उसका वैल्यू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है ना? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना सिखाए थे ना, याद है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लाइन इंटीग्रल लेना, फिर उसको इक्वेट करके ये निकाल लेना। वैसे ही यहां है, अभी आगे देखना। वेयर आईडी
ये है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, और याद रखिएगा ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई बाय dt, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ rate of change of electric flux, epsilon naught times of rate of change of electric flux. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आगे बढ़ो, जब आप एक लूप बनाते हैं, जब आप ऐसा लूप बना रहे, जरा देखिएगा ध्यान से, key is closed at t equals to 0, find value of displacement current at time 0.1 सेकेंड। बोलो कैसे बनाएगा? 0.1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू बताओ, बोलो कैसे बनाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई हम लोग इसमें कंडक्शन करंट निकाल लेंगे, जो हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में पढ़े, याद है? और जो कंडक्शन करंट का वैल्यू आएगा वही डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू होगा। क्लियर? यस सर। एट एनी टाइम t, याद करो कंडक्शन करंट का वैल्यू होता था I नॉट e पे पावर माइनस टी बाई टॉ, ये कंडक्शन करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो द वैल्यू ऑफ I नॉट e पे पावर माइनस टी बाई टॉ। अच्छा टॉ किसको लिए स्टैंड करता है? टॉ किसको स्टैंड करता है? टॉ इज इक्वल टू आरसी है भाई, टाइम कांस्टेंट, आर इंटू सी टाइम कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा कॉन्सेप्ट, नोट करो फटाफट। अब देखो मैक्सवेल है ना, थोड़ा इसमें से है ना एक चीज काम किए, जरा गौर से समझना। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है ना कि डिफरेंट का जब आप लाइन इंटीग्रल लीजिएगा ओवर क्लोज पाथ, देन इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। लेकिन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फेल कर जाता है, आप देख चुके हैं कहां फेल करता है। अगर हम लोग कुछ ऐसा रीजन ले लें जो गैप की तरह काम करे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, तो वहां पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फेल करता है। तो मैक्सवेल इसको ठीक किए और नाम दिए इसको मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इसको ये नाम दिया है। इनका कहना ये था कि जब आप डिफरेंट का लाइन इंटीग्रल लेते हैं और आप चाहते कि ये कहीं भी फेल ना करे, तो इसको आप दो पार्ट में लिखिए, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, लेकिन वो करंट होगा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। आप अपने डायग्राम पे जरा गौर कीजिएगा, जहां वायर होता है वहां है कंडक्शन करंट, सही है? वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है? 0। लेकिन जहां वायर खत्म हो जाता है, जैसे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, तो वहां पे कंडक्शन करंट 0 होता है और उतना ही मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है। क्या बोलता है, सही है? तो अगर हम लोग एक साथ IC प्लस ID लेंगे तो ये कभी फेल नहीं करता। सो मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज नथिंग एल्स बट सिंपली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कुछ हिस्से पे फेल करता था, उसको ठीक करने के लिए मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल का इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 4 इक्वेशन को बाहर निकाले और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी डिस्कशन है, वो इन्हीं 4 इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। सो उन चारों इक्वेशंस को कलेक्टिवली मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। वो 4 इक्वेशन कौन कौन सा है, सीधा लिखने के लिए आता है, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट है गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉसेस थ्योरम आपको याद होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है। फिर दूसरा गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, surface integral of Biffeld, surface integral of Biffeld over any closed surface is equals to 0। याद है? Yes sir। थर्ड Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें हम लोग प्रूफ किए थे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ पे ईएमएफ के बराबर होता है माइनस ऑफ n d phi b by dt के बराबर होता है। याद आया? और फिर फोर्थ मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अभी तुरंत ऊपर वाला बिफेल्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है क्लोज पाथ पे, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो मैक्सवेल इसमें से एक भी इक्वेशन डिराइव नहीं किए, वो एक इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए, यहां वाला। अदरवाइज वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 4 इक्वेशंस निकाले और उन 4 इक्वेशंस की मदद से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो किसी ईएम वेव की नेचर पे बेस्ड है, वो पूरा का पूरा थ्योरी इन्हीं 4 इक्वेशंस पे डिस्क्राइब किया गया है। सो इन 4 इक्वेशंस को कलेक्टिवली मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। अगर कोई बोलेगा मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लिखो तो केवल इसको लिखो, लेकिन अगर कोई बोलेगा मैक्सवेल का इक्वेशंस लिखो तो चारों लिखो। समझ में आया? नोट करो इसको फटाफट। मैक्सवेल का इक्वेशन खत्म, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट खत्म। अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। बोल रहे हैं ना कि देखो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक हाफ में जो हम लोग का उसका वेव का कैरेक्टर था वो खत्म हुआ। अभी हम लोग है ना आज डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट खत्म किए। अभी तुम्हारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस खत्म हुआ। एक है हर्ट्ज एपरेटस। देखो लग रहा है खत्म ही हो जाएगा आज। क्या हुआ? हर्ट्ज एपरेटस सबसे पहले लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए और उसको डिटेक्ट करने के लिए जो एपरेटस हर्ट्ज सेट किए थे उसी को आप हर्ट्ज एपरेटस कहते हैं। हर्ट्ज एपरेटस एक
एपरेटस एक अरेंजमेंट है ऐसा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लैब के अंदर बना के उसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। क्या आप बात समझे? तो आप यहां देखिए क्या होता है। ये मेरे पास एक प्लेट है और इसी के पैरेलल में ये एक दूसरा प्लेट है, ठीक है। प्लेट से प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। इस प्लेट से इस प्लेट तक एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्टेड है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्टेड। अब देखो ये प्लेट मेरा मेटालिक प्लेट P1, ये मेटालिक प्लेट P2, ये मेटालिक प्लेट है। मेटालिक प्लेट, इस मेटालिक प्लेट से इस मेटालिक प्लेट तक देखो यहां पे वायर लाके एक वेल पॉलिश सॉलिड स्फीयर यहां रखा गया है, फिर यहां से एक वायर निकाल के एक वेल पॉलिश सॉलिड स्फीयर यहां रखा गया, बीच में थोड़ा सा गैप। ये क्या है दोनों? तो ये स्फीयर्स है S1 और S2। अब यहीं पे बगल में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना है, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक इस तरह का मेटालिक डिटेक्टर सेट है। इसमें भी दो स्फीयर है S3 और S4। ये है मेटालिक, ये है मेटालिक डिटेक्टर। अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, वर्किंग आपको पढ़ना नहीं है, बस हम ऐसे ही बता रहे हैं। यही है एपरेटस। अब ये काम कैसे करता है वो समझना। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम होता है ऊपर वाले प्लेट को एक क्षण के लिए प्लस करना, तो नीचे वाले को माइनस करना, फिर एक सर्टेन इंस्टेंट के बाद ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा। सही है? ऑसिलेट कर रहा है, कभी ऊपर वाले को प्लस कर रहा है, नीचे वाला माइनस, फिर नीचे वाला प्लस, ऊपर वाला माइनस, फिर ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, एंड सो ऑन। समझे? मान ले जब ये प्लेट P1 प्लस हुआ तो S1 प्लस हो गया ना, और S2 माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। क्लियर? अब देखो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हुआ, याद आया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हुआ तो कोई बताएगा क्या होगा वहां? हाँ, ब्रेकडाउन होगा। जो एयर का मॉलिक्यूल है, जो मीडियम का मॉलिक्यूल, उसका ब्रेकडाउन होगा और चार्ज एक्सेलरेट करेगा। सही है? बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो बीच का जो एयर मॉलिक्यूल्स है या मीडियम का पार्टिकल है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। सही है? और ब्रेकडाउन होने से चार्ज एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है? बोलो बोलो, सुनाई दिया? चार्ज एक्सेलरेट इसलिए करेगा, देखो अगर नहीं समझा, मान ले जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, पुराना वाला भूलता है ना, इसीलिए दिक्कत होता है। तो हम उसके आगे कुछ बोले ही नहीं। तो चार्ज
एक्सेलरेट करेगा। अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला या सेकंड क्लास, अगर कहीं भी एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में ईएम वेव। याद आया? बोलो बोलो, समझा? सुनाई दिया? ठीक। अब देख दूसरे क्षण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन बदल लेगा। तो अगर मान ले ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो सपोज लेफ्ट से राइट बी फील्ड आया और वेलोसिटी बाहर आया, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बदलेगा, बी फील्ड भी अपना डायरेक्शन बदल लेगा और वेलोसिटी भी अपना डायरेक्शन बदल लेगा। समझे क्या? समझा? ये वाला फिगर बनाना, उधर कुछ नहीं, ये वाला फिगर बनाओ, नीचे लिखाएंगे इसके बारे में। S1 S2 दो स्फीयर है, दो मेटालिक स्फीयर है। स्फीयर इसलिए लिया गया मिलन कि ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन स्फीयर्स को नजदीक लाया गया, नजदीक लाने से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाता है। सही है ना? हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाता है, समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कंडीशन बना पाएगा। क्लियर है? चलो ठीक। हो गया? एपरेटस के बारे में लिखना, इसके बारे में लिखना, नीचे लिखो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, the experimental setup used by Hertz to produce electromagnetic wave, in lab, electromagnetic wave in lab is called Hertz apparatus. Is called Hertz apparatus. Is called Hertz apparatus. हो गया? यस सर। ठीक है, नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। इट कंसिस्ट two metallic plates. It consists two metallic plates P1 and P2. Two metallic plates P1 and P2 P1 and P2 comma placed parallel to each other at separation 60 centimeter. Placed
parallel to each other at separation 60 centimeter. At separation 60 centimeter. First stop, आगे लिखो. At separation 60 centimeter. First stop. A high frequency oscillator. A high frequency oscillator is connected. A high frequency oscillator is connected across these plates. A high frequency oscillator is connected across these plates. Well polished solid spheres to well polished solid spheres S1 and S2 to well polished solid spheres S1 and S2 connected through plate P1 and P2, connected through plate P1 and P2 are placed at a small separation. Are placed at a small separation. First आप आगे लिखना. A metallic detector is also present. A metallic detector is also present in same plane. A metallic detector is also present in same plane to detect any electromagnetic wave. To detect any electromagnetic wave if it is produced. To detect any electromagnetic wave if it is produced. हो गया? Yes. चलो अच्छा. अब देखो ये हम नहीं रखे थे, ये हर्ट्ज रखे, ठीक है. तो 60 मतलब 60. तुम उसको 59 नहीं लिखना. 59 लिखेगा तो लिख देना उमंग एक्सपेरिमेंट. देख इस सेपरेशन पे है ना, हमको उतना इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं, हम सही बताते हैं क्योंकि आपके कोर्स के हिसाब से अगर जाइएगा तो देखिए आप 2-3 चीज को बहुत समझिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको एक इंट्रोडक्शन देता है आगे ऑप्टिक्स का. इसमें आप मैक्सवेल का इक्वेशंस पढ़े, आप उन इक्वेशंस का यूज नहीं पढ़े. क्लियर है? इसका पूरा एक अलग से ब्रांच ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और जब तक आप उतना डीप स्टडी उसके बारे में करते नहीं है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता. हम फ्रैंकली आपको बता रहे हैं ये 60 ही क्यों लिया गया, इसका आंसर मेरे पास नहीं. ठीक है, कारण क्या है कि ये जो डिस्कशन है वो जब आप अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके कोई एक सेक्शन उठा के पढ़ाई कीजिएगा तो आपको आगे बहुत ज्यादा जाके मिलेगा. हमको उसका जरूरत नहीं. समझा? बाकी तुम्हारे पास नेट है, बहुत कुछ है, अलग अलग तरह का बुक है. अगर तुमको इसके बारे में नॉलेज लेना है तुम सर्च कर लो. ठीक है, देख लो यहाँ. ब्रेकडाउन का मतलब हुआ इसका टूटना ना. तो मान ले जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, अब ये टूट के माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है प्लस को धकेलेगा और माइनस को खींचेगा.
तो फोर्स जो लग रहा है QE वो इसको एक्सेलरेट करेगा ना इधर और इसको इधर, तो उसी एक्सेलरेशन की वजह से चार्ज एक्सेलरेट होता है और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझे? चलिए ये था। अब देखो इसके बाद जो आपको बताने जा रहे हैं वो सब है ना एडिशनल है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने में काम आता है। छोटा छोटा पॉइंट्स लेते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन। सबसे पहले इसके पहले ये बताओ रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना? फोटोन का रेस्ट मास बताओ, फोटोन का रेस्ट मास। याद रखना फोटोन का रेस्ट मास होता है 0, कोई मास नहीं। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन आप कैसे लिखिएगा? मोमेंटम ऑफ फोटोन तो होता है mv। नहीं समझा? तो ध्यान रखना कि मोमेंटम ऑफ फोटोन लिखने का तरीका है कि आप इसके एनर्जी में c से डिवाइड कर दें। एनर्जी में c से डिवाइड कर दो, एनर्जी में c से डिवाइड कर दो। देख एनर्जी होता है hc बाई लैम्डा, ठीक है? और आप जब इसमें c से डिवाइड कीजिएगा c कट जाएगा, h बाई लैम्डा आएगा। और क्या आपको डी ब्रोगली का इक्वेशन याद है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h बाई पी? तो p आप लिख सकते हैं ना h बाई लैम्डा। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी पर्टिकुलर फोटोन का मोमेंटम लिखते हैं तो वो होता है h बाई लैम्डा। फोटोन का मोमेंटम हो गया h बाई लैम्डा। अब सोचो अगर फोटोन का मास लिखना पड़ा, मास ऑफ फोटोन अगर लिखना पड़ा, ठीक है? तो ध्यान रखना मोमेंटम का एक सिग्निफिकेंट मीनिंग तो यही होता है ना मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हमको मास ऑफ फोटोन लिखना पड़ा तो क्या हम h बाई लैम्डा इंटू सी यूज कर सकते हैं? सर ये कौन मास है सर? आप तो ऊपर मास लिखे 0, हम बोले रेस्ट मास। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, समझा? लेकिन जब फोटोन दौड़ता है स्पीड ऑफ लाइट से तो उसका कुछ मास होता है और वो मास आप यहां से निकालते हैं, ठीक है? फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है। लेकिन फोटोन के मास का जरूरत पड़ेगा तो h बाई लैम्डा इंटू सी यूज कीजिएगा। फोटोन के मोमेंटम का जो लिख देते हैं फिर से एक बार, मोमेंटम ऑफ फोटोन लिखना पड़ा तो आप u बाई सी लगाएं, एनर्जी बाई सी या h बाई लैम्डा लगाएं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसको यूज करें, ठीक है? मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब जरा गौर करना, फोर्स ऑफ फोटोन या रेडिएशन, फोटोन का फोर्स या फोटोन का रेडिएशन। सपोज ऐसे ये तुम्हारे पास एक सरफेस है, ये एक मिरर है, ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। परफेक्ट रिफ्लेक्टर का काम क्या है ना कि अगर इस पे p मोमेंटम से कुछ गिरा तो ये रिफ्लेक्ट भी p मोमेंटम से कर देगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्या बोलता? सही है? yes, चलो बढ़िया। तो अब जरा गौर करना, फॉर वन फोटोन जो मेरा चेंज इन मोमेंटम आएगा क्या वो -2p आएगा? yes, बोलते चलना जी फटाफट, -2p आएगा। अब मान लो इफ
n number of photons is striking the surface in delta time. डेल्टी टाइम में n नंबर ऑफ फोटॉन्स उस सरफेस को स्ट्राइक करता है। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम टोटल लें तो क्या वो n टाइम्स ऑफ -2p है? तो आप याद करो, आप पढ़े हैं ऐसा कि फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्या सही है? यस सर। तो लिख दें -2np बाई डेल्टी। ये आ गया जी फोर्स। इतना फोर्स लगाएगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा। तो अगर हम तुमसे बोले कि रेडिएशन का प्रेशर निकालो, रेडिएशन का प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, तो प्रेशर का मतलब सिंपल है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो आपको हर एक चीज समझना है। सबसे पहला चीज कि रेस्ट मास किसी फोटोन का 0 होता है। मोमेंटम अगर लेना है तो वो एनर्जी बाई सी या एच बाई लैम्डा होगा। अगर मास लेना है फोटोन का तो एच बाई लैम्डा इंटू सी होगा। अगर कोई रेडिएशन किसी परफेक्ट रिफ्लेक्टर पे गिरता है तो उसका कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसे निकलेगा फोर्स और ऐसे निकलेगा प्रेशर। लेकिन फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बर, कोई ऐसा है जो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने का मतलब हुआ कि उस पर जब लाइट गिरा तो वो लौटाया ही नहीं। क्या समझे? पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। कोई बताएगा इस बार चेंज इन मोमेंटम कितना है? केवल -p है, बाकी सब इस हिसाब से चल सकता है। क्या समझ में आ रहा सबको? ठीक, तो ये फोटोन का था परफेक्ट रिफ्लेक्टर और परफेक्ट एब्जॉर्बर के केस में। अच्छे से देख लीजिए, खत्म। यही था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नोट कीजिए फटाफट, कहीं डाउट है पूछ लीजिए।